एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now talking about the adaptation in aerial animals, obviously there are some creatures, some organisms which can fly. There are birds, there are bats, there are insects जो उड़ सकते हैं. Now how do they fly? Now birds के अंदर जो उनके four hands होते हैं, they have converted their four hands obviously with a period of time. उनके four hands को wings में convert कर दिया गया. अब obviously birds have a structure which when they fly, तो जो air resistance है वो उनके लिए negligible हो जाता है. So they can cut off the air. Obviously वो air को cut करते हुए उड़ सकती है और resistance उनको effect नहीं कर पाता. बर्ड्स के अंदर जो उनके बोन्स होते हैं दे आर हॉलो बोन्स. सो हॉलो बोन्स और फेदर्स की वजह से वो बहुत लाइट हो जाते हैं और बिकॉज ऑफ विच द फ्लाइंग बिकम्स इजियर फॉर देम. अब बर्ड्स की जो पीक है इट हेल्प्स देम ऑब्वियसली टू कट द एयर प्रॉपरली सो दैट इट कैन मिनिमाइज द फ्रिक्शन. प्लस बर्ड्स हैव क्लॉज. नाउ दोस क्लॉज हेल्प द बर्ड्स टू बोथ फॉर वॉकिंग एंड सेकेंडली टू ग्रैब इट्स प्रे. ना अब बैट्स कैसे फ्लाई करते हैं? बैट्स के जो फोर हैंड्स होते हैं और उसके जो लेग्स होते हैं उनके बीच में एक स्किन का एक फोल्ड होता है. अब उस फोल्ड स्किन के फोल्ड की वजह से जो बैट्स होते हैं वो उड़ सकते हैं हवा के अंदर. टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स के अंदर भी द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड. और इंसेक्ट्स जो होते हैं देयर ऑब्वियसली लाइट प्लस इट फ्लैप्स इट्स विंग्स सेवरल अमाउंट ऑफ टाइम. बहुत ज्यादा अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर में उड़ पाए. Now let's talk about adaptation in reptiles. Now you would have definitely noticed कि अगर snake को notice किया होगा तो फिर snake कुछ रेंगते हुए तरीके से चलता है. Now why does that happen? Snake or let it be any reptile, it has scales on its body and it has slippery skin, which helps it to move ahead. अब सेम वे लिजर्ड की हाउस लिजर्ड जो होती है या फिर लेट इट बी इक्वाना, इनकी जो स्किन होती है, जो उनके फ्लैप्स होते हैं, जो उनके फीट होते हैं, ये इट इज वेरी स्लिपरी प्लस इट्स मेड अप ऑफ पोर्स. अब उसकी वजह से ये जो है ये आगे बढ़ने में उसको हेल्प मिलती है और वो जो स्किन है वो ग्रैब कर पाते हैं ये प्रॉपरली. इट हैज स्केल्स ऑन इट. अब इवन जो रेप्टाइल्स होते हैं देयर आर वेरियस कलर्स ऑफ रेप्टाइल्स दैट आर प्रेजेंट. नाउ द कलर्स प्लस देयर आर कमेलियंस व्हिच कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग. नाउ व्हाई डज दैट हैपन? ये होता है इट हैज हेल्प्ड देम टू हाइड इन द सराउंडिंग. नाउ खुद को सराउंडिंग के हिसाब से और इवन अपने जो प्रेडेटर्स हैं उनसे छुपाने के लिए द रेप्टाइल्स हैव चेंज्ड इटसेल्फ इन सच अ वे. उन्होंने खुद के कलर को इस तरीके से चेंज किया कि वो खुद को छुपा सके एटमॉस्फेयर के अंदर, आइदर टू हंट और टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स. अब देखते हैं कि फूड के कौन कौन से अडेप्टेशंस है दैट हैज टेकन प्लेस इन एनिमल्स. Now let's go for adaptation for food in animals. मतलब कि फूड के लिए एनिमल्स ने खुद अपने अंदर कौन से चेंजेस लाए. What are the adaptations that animals has gone through to for its food? अब sharp teeth. Animal, tiger, all the carnivores have made sure that it gets a sharp teeth ताकि वो फ्लैश को प्रॉपरली टीयर कर सके. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, मतलब कि चोंच जो होती है पक्षियों की वो लॉन्ग और पॉइंटेड हो. मोस्टली किंगफिशर या क्रेन आर द बर्ड्स जिनके लॉन्ग या पॉइंटेड बीक होती है और ये होती है ताकि वो फिश को वाटर के अंदर से कैप्चर कर सके. अब शॉर्ट बीक, अगर शॉर्ट बीक्स की बात करें तो फिर स्पैरो इज द बर्ड दैट वी कैन सी इन आवर एवरीडे लाइफ. और उसकी जो बीक होती है वो उसको ग्रेन को पिक करने के लिए हेल्प करती है. लॉन्ग एंड स्टिकी टंग. नाउ देयर आर सम एनिमल्स जो अपनी सिर्फ टंग से इंसेक्ट को उससे स्टिक करा के अपने पास तक ग्रैब कर सकते हैं. एग्जाम्पल लिजर्ड्स, कमेलियन, फ्रॉग्स. अब वो क्यों होती है? ताकि वो इंसेक्ट को कैच कर सके इवन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. The last one is long neck. अब जिराफ, ऑस्ट्रिच, ईमू, these are the birds जिनके बहुत लॉन्ग नेक्स होते हैं. अब ये उनके लॉन्ग नेक उनको हेल्प करते हैं टू गेट अ डिस्टेंट विजन, कि दूर तक का डिस्टेंस उन्हें दिख सके, इसीलिए उनकी नेक लॉन्ग होती है. तो और सेकेंडली उनकी जो लॉन्ग पीक है, नेक है, उनकी हेल्प करता है लॉन्ग ट्रीज के ऊपर फीड करने के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द adaptations that the animals have gone through to make sure कि अपने food habits के अंदर changes लाने के लिए. Now adaptation for blending with surrounding, मतलब कि surrounding के accordingly खुद को
चेंज करने के लिए व्हाट आर द अडेप्टेशंस दैट एनिमल्स हैव गॉन थ्रू. वी कैन नॉट इजीली स्पॉट ग्रास हॉपर्स और कमेलियंस और इफ वी कॉल बटरफ्लाइज. Why? Because they have made such changes in themselves कि वो अपने आप को हैबिटेट या सराउंडिंग का जो कलर है उस कलर के हिसाब से उन्होंने खुद को चेंज कर लिया है. Now how has that helped them? अब this thing has helped them to be protected from the predators, ताकि वो एनिमल्स जो उनको उनपे फीड कर सके, ये चीज उनको उनसे सेफ रखती है. So the adaptations or the changes that animals have gone through to make sure that it's saved from they save themselves from the predators by changing the color, its own color, and by making sure कि वो habitat के color के हिसाब से खुद को change कर ले, उसे हम बोलेंगे कि वो है adaptation for blending with surrounding. Now we have seen कि वो कौन कौन से types होते हैं, वो कौन कौन से changes होते हैं जो कोई भी animal अपने अंदर लेके आता है. Let it be a physical change, let it be a change in internal change, or let it be a change in its process or its type of the food which it has, ताकि वो खुद को accordingly change कर सके अपने habitat या surrounding के हिसाब से, उसे हम कहते हैं adaptation. Now let's talk about Darwin's theory of evolution. Darwin introduced two theories which helped them to analyze the evolution properly. First was survival of the fittest. Darwin के accordingly the fittest will survive. The one that would be able to survive according to its surrounding, and the one who would be able to adapt itself and change itself according to its habitat and surrounding would be able to survive. अब ये था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल, जो क्रीचर अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली खुद के अंदर चेंजेस ला के अडेप्टेशन कर लेगा, वो सर्वाइव कर पाएगा. This thing was known as Darwin's theory of the survival of fittest. The second one was the Darwin's theory of natural selection. According to this theory, if an organism survives, और जो न्यू जनरेशन फॉर्म हुई है, एंड द न्यू जनरेशन दैट इज फॉर्म्ड इज बॉर्न विथ द स्पेशल कैरेक्टर्स, अब तो वो जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फॉर फ्यूचर जनरेशंस तक कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी, प्रोवाइडेड द फ्यूचर जनरेशंस कीप ऑन सर्वाइविंग. तो ये दो थ्योरीज थी जो डार्विन ने इंट्रोड्यूस की. द सेकेंड टॉपिक इज classification of living organisms. Obviously we won't be there are enormous number of living organisms and we cannot remember each and every organisms properly. तो organisms जो थे उनको दो kingdoms के अंदर डिवाइड किया गया. The first one was plantae and the other one was animalia. अब इन दो क्लासिक किंगडम्स को फर्दर उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे कुछ और टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट किया गया, लाइक फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इन सब के अंदर उनको डिफरेंशिएट किया गया. अब हमने यहाँ पे हायरार्की का एग्जांपल लिया है ह्यूमन और मैंगो के लिए. अब ऑब्वियसली ह्यूमन के आता है एनिमेलिया किंगडम के अंदर और मैंगो आता है प्लांटी किंगडम के अंदर. तो इस तरीके से जो हायरार्की है वो डिसाइड की गई और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ कार्ल लाइनियस. Carl Linnaeus was the one who came out with a theory according to which he started naming each and everything. तो हर स्पीशी को एक ऐसा नाम दिया गया which was accepted internationally. मतलब obviously if there is some animal जिसे हम यहाँ पे किसी नाम से बुला रहे हैं, there are strong chances किसी और लैंग्वेज में उसी एनिमल को किसी और नाम से बुलाया जाएगा. So when the reports can be made, तो जब रिपोर्ट्स बनाई जाएगी तो there can be strong confusion कि ये है कौन. So Carl Linnaeus was the one जिन्होंने एक ऐसा नोमेनक्लेचर, एक ऐसा नेमिंग थेरेपी का तरीका लेकर आए अकॉर्डिंग टू विच हर एनिमल को, हर ऑर्गेनिज्म को एक अलग नाम दिया गया और जिसे साइंटिफिक नेम के नाम से जाना गया. फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज नोन एज कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, काउ इज नोन एज बॉस टॉरस, हिबिस्कस इज नोन एज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस एंड जोआर इज नोन एज सोरगम बाइकलर. तो ये कुछ लिविंग थिंग्स है, डॉग, काउ, हिबिस्कस एंड जोआर, जिसे इन साइंटिफिक नामों से बुलाया गया. और फॉर एग्जांपल इवन ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज होमो सेपियंस. तो इस तरीके से जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग नेम दिए गए, जिसे साइंटिफिक नेम्स के नाम से जाना गया और उसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया.